हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा जिसका नाम है द मर्डर टारगेट ब्यूटीज। इसके अंदर हमारी फीमेल लीड रिकार्नेट हो जाती है एक ऐसे नावल में जिसमें रोमांस नहीं बल्कि मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल सस्पेंस और एक सर्वाइवल स्टोरी भी है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ अंधेरा होता है और पीछे से कॉन्टिन्यूसली आवाज़ आ रही होती है। वह आवाज़ कह रही होती है कि अच्छे बच्चे 5 बजे तक घर आ जाते हैं। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कैंडल लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है। पीछे से सरसराहट की आवाज़ आती है। वो रुक के डरते हुए पीछे देखती है। वहाँ बहुत से हेयर होते हैं। वह लड़की घबराते हुए मन में सोच रही होती है कि शांत रहो, चिल्लाना नहीं है वरना मर्डर आ जाएगा। तभी वह कैंडल की फ्लेम से उस हेयर को जला देती है। तब हमें चीखने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ में होता है ये गर्म है, आग है, आग। तभी वह लड़की घबरा कर कैंडल गिरा देती है और नीचे की तरफ भागने लगती है और आवाज़ें और तेज़ी और क्रीपी तरीके से चल रही होती है कि अच्छे बच्चे मिसिंग पर्सन के बारे में बात नहीं करते। वे लड़की मन ही मन में सोचती है, क्या मैं ऐसे ही मरने वाली हूँ। वह बाहर का रास्ता खोजती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, इधर। उसके पीछे रोशनी होती है जिसमें से हाथ निकलता है। वो कहता है इस तरफ। तभी वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और फिसल के नीचे गिर जाती है। तभी कोई नीचे चलते हुए आता है और कहता है, ऐसा मत कहना कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही थी। और वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक लड़की जो बहुत डरी उठती है और कहती है, कहीं फिर से वही मनहूस सपना तो नहीं। और परेशान होते हुए कहती है, मेरा सर। तभी डोर पे नॉक होता है। वो परमिशन मांगते हुए कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ लेडी। वो लड़की सोचती है, क्या सुबह हो गई। तभी वो मेड अंदर आकर बोलती है, आपकी रात कैसे बीती माय लेडी। ब्रेकफास्ट में मशरूम सूप है और क्या आपको न्यूज़पेपर चाहिए। वे लड़की कहती है, क्या कोई और न्यूज़ आई है जिसमें ग्रीन आँखों वाली ब्रूनिटीज़ को मारा गया हो। मेड कहती है, जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई नहीं है माय लेडी, और आप पहले से ही बैठी है तो आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और वरीड होकर कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों अपने डेस्क पर सो जाती है जबकि आपके पास एक अच्छा बेड है। आप प्लीज़ ओवरवर्क मत कीजिए सेलिना। हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है। वो होती है सेलिना। सेलिना मेड से पूछती है, क्या हुआ बच्चे की बेटी का जो कुछ दिन पहले गुमशुदा हो गई थी। मेड कहती है, इसका पता लगाने के लिए सिटी गार्ड का काम है और आप घबराइए मत लेडी। बट वो लड़की तो बहुत डरी हुई होती है और नेल्स को बाइट कर कहती है, उसको गायब हुए 1 महीने बीत चुका है ना। तभी मेड वरी होते हुए उनके हाथ को पकड़ती है और कहती है, माय लेडी, आप अपनी उंगलियों के नेल्स को ख़राब कर रही है। सेलिना उस मेड का नाम लेती हुई कहती है, मैरी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बेकार मानती हो, बट याद रखना जो अपराधी है वो उन औरतों के पीछे पड़ा है जिनकी ब्राउन बाल और ग्रीन आइज़ है। और तुम जानती हो अगर हम गायब भी हो जाए हम जैसे लोगों को कोई भी नहीं देखेगा, है ना। मैरी कहती है, हो सकता है ये मेरे लिए सच हो लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करूँगी माय लेडी। वह कहती है, तुम सही हो इसलिए तुम्हें और ध्यान से रहना होगा, मुझसे भी ज़्यादा। तब वह सोचती है, ये तो मर्डर टारगेट्स ब्यूटीज है, जो कि टाइटल था एक मिस्ट्री नॉवल का जो फैंटेसी रोमांस से अलग है। और ये मैंने अपनी पुरानी लाइफ में पढ़ा था जिसमें कैपिटल सिटी बाइनेन के लोग गायब होना शुरू हो गए। और वो वही लोग गायब हुए जो औरतें टीनेज के एंड पे होती है या अपनी 20s में। और सबसे भयानक बात, उन सबकी ब्राउन हेयर और ग्रीन आइज़ है। जो ब्राउन हेयर है वो कॉमन है बाइनेन की आम जनता में और ना ही ग्रीन आइज़ उतनी रेयर है। पर मर्डर टारगेट्स करता है ब्रूनिटीज़ को और वह परेशान होकर चेयर से उठती है और कहती है,
इसका क्या मतलब है? क्यों मैं इस नावल में रिकार्नेट हुई? और सबसे दुखी करने वाली बात, मैं भी एक टारगेट हूँ। जिसकी बॉडी में मैं जगी वो भी ब्रूनिटी है, जिसके पास ग्रीन आइज़ है। वह याद करती है कि कैसे जो लड़कियां गुम हैं उनकी मदर कहा करती थी कि मेरी बेटी 2 हफ्तों से मिसिंग है, और गार्ड्स उनको ढूंढने के बजाय उन्हें ये बोल देते थे कि वो अपने लवर के साथ भाग गई होगी। पर जैसे जैसे मर्डर कॉमनर्स को टारगेट करता गया, जो सिटी गार्ड है उन्होंने थोड़ा एफर्ट्स लगाए इस केस को सॉल्व करने के लिए, और वो एक ही इंसान था जिसने इसे सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया। वो है इस नावल के मेन कैरेक्टर करीना एंड्रूडिस। इस सब में एक अच्छा पहलू ये है कि केवल 1 साल में नायक ने मर्डरर को पकड़ लिया। जो किलर था वो इयॉन था, एम्पायर का मेज टावर का मास्टर, जो कि ब्राउन हेयर और ग्रीन आंखों वाले का शौकीन एक अजीब सीरियल किलर था। बट इस नावल में कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया उस बास्टर्ड के प्लान के बारे में। पर इन सब चीज़ों को के सामने होने के बाद भी इयॉन मारा गया एंड स्टोरी ख़त्म हो गई। पर क्या ये सच में हैप्पी एंडिंग थी? फिर वह सोचती है, नहीं, ये खुशी के आसपास भी नहीं है। वो सभी ब्रूनटीज जिनकी मौत उसके हाथों से हुई, और अब चिंता इस बात की है कि मैं उसके समय के हिसाब से फिट हूँ। और चिंता इस बात की है कि जैसा वो किलर चाहता है मैं भी उसी की तरह हूँ। और अब वह बताती है कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अब नॉवल के अंदर आ गई हूँ, मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। मैंने सोशल गैदरिंग भी अटेंड करना मना कर दिया, जबकि मैं काउंट की बेटी हूँ। और मैंने अपना डेब्यूनेट बॉल भी अटेंड नहीं किया। पर अब सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। मुझे बस 1 साल और ऐसे रहना है। मुझे बस अब थोड़ा और सहना है, बस थोड़ा और। तभी कोई डोर पर लात मारते हुए अंदर घुसता है, और वह आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहती है, फादर। उसका फादर कहता है, मैंने ये वर्कशॉप बनाया इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी पेंट करना, पर तुमने इस प्लेस को पोशन बनाने के लिए कैसे यूज़ किया? और वह उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो लड़की घबराई और कंफ्यूज होकर कहती है, आप क्या कह रहे हैं फादर? और मन में कहती है, इसी ने मुझे कहा था पोशन बनाने को, पर यहाँ चल क्या रहा है? उसका फादर चिल्लाते हुए कहता है, तो ये तुम्हारा बहाना है? मुझे लगता है कि तुम अपनी ब्यूरीन पुरानी आदतें मुझे लगता है कि तुम अपनी बुरी पुरानी आदतें से अभी भी छुटकारा नहीं पाओगी। क्या तुमने कभी ये ख्याल नहीं आया कि ऐसी हरकतों से हाउस हीरिंग का नाम पर दाग लग जाएगा? वह बहुत घबराई होती है और कहने की कोशिश करती है, बट क्लियरली बोल नहीं पा रही होती। तभी पीछे से आवाज़ आती है। कोई कहता है, बहुत हो गया काउंट। और हमें दिखाया जाता है एक और आदमी एंटर करता है जो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा होता है, और हमारी सेलिनिया उसे देख घबरा कर मन में कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि दिखाई ना देना। तभी वह पर्सन बोलने लगता है, हेलो मिस सेलिनिया, मैं इयॉन डी ग्रेन्योर हूँ, बट हम इसका नाम बस इयॉन लेंगे इस समय। वह मन में सोच रही होती है कि क्यों मेरे सामने इस नावल का मर्डर खड़ा है। फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमारी सेलिनिया के बचपन को दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसको 15 साल की उम्र में काउंट ने अडॉप्ट किया था, और वह बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल दिख रही होती है। वहाँ काउंट एक पर्सन से बात कर रहा होता है और कहता है, तो इस लड़की के पास मैजिकल पावर्स हैं। वह पर्सन कहता है, हाँ, इसके पास ये पावर्स है। तब वह स्माइल करते हुए सेलिनिया से कहता है, तब तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। मुझे प्राउड फील कराना क्योंकि मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है। हमारी लिटिल सेलिनिया खुश होते हुए कहती है, फादर को मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
वह कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काउंट है या नॉबलमैन, बस मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे फाइनली एक फैमिली मिल गई। बट हमें कुछ दिन बाद के सीन दिखाया जाता है। हमारी सेलिना के सामने बहुत सी किताबों को रखा जाता है और कहते हैं, अब से ये सब तुम्हें सीखना है माय लेडी। स्टडी हार्ड करना और अपने आप को यूज़फुल बनाना हाउस हीरन के लिए। वह मन में उन सभी किताबों को देख कहती है, मैंने सबसे पहले मैनर में ये नहीं सीखा कि कैसे शिष्टाचार करना चाहिए। उसके अलावा मैंने अपने मैजिक को यूज़ करना सीखा। उसके बाद काउंट हीरन ने जिस बात पर ध्यान दिया वो थी अल्केमी, एक ऐसी स्टडी जिसमें हर तरह के मैजिकल आइटम्स एंड पोशन की टेक्निक्स बनाने के लिए है। वह काउंट सिर्फ नाम का ही नॉबलमैन था और उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसे अल्केमी में महारत हासिल थी, इसलिए वह उसके लिए सोने की खान जैसी थी। वह पढ़ते हुए मन में सोचती है, मुझे बस हार्डली पढ़ाई करनी है और फैमिली में कंट्रीब्यूट करना है। उसे नहीं पता था कि उसका शोषण हो रहा है और उसके कुछ सालों के बाद उसने एक के बाद एक पोर्शन बनाया, जैसे कि कोई फैक्ट्री। ये सोचते हुए कि वो अपना घर के लिए मदद कर रही है, क्योंकि उसका ओनली पर्पस था अपने फादर को खुश देखना जब तक उसे उसका पास्ट याद नहीं आया। तो प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है। वो होश में आती है और सोच रही होती है कि मैजिकल आइटम्स की बिक्री पर मेज टावर के सख्त नियंत्रण है, तो ये सब पोशन बेचना जो कि मैंने यहाँ बनाया देखा जाए तो इलीगल है। तब काउंट बोलते हैं, ये मास्टर है मेज टावर की, ये यहाँ इसलिए आई है क्योंकि इन्होंने खोजा कि तुम इलीगली पोशंस की बिक्री कर रही हो। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि ये सब एक चाल है, सब कुछ उस पर थोपने के लिए। सेलिना घबरा जाती है और इयॉन डरावने तरीके से सेलिना का नाम लेता है और फिर स्माइल करते हुए बोलता है कि आपके ग्रीन आइज़ बहुत सुंदर है। वह आपके चेस्टनट से बिल्कुल सूट कर रहा है। हमारी सेलिना तो बहुत डर जाती है और मन ही मन में सोचती है कि इन सब का रीज़न यही था कि मैं इस मैनर में रहूं जिससे मैं इसको अवॉइड कर सकूं और भागते भागते यहाँ एंड होना था। वह बहुत ही डरी हुई होती है। तभी इयॉन काउंट से बोलता है कि मेरे हिसाब से आपने इस ब्यूटीफुल लेडी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है। आप तो बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले हैं काउंट। काउंट डरते हुए कहता है, अब ये हमारी फैमिली का पार्ट नहीं क्योंकि इसने ये क्राइम किया है। आपको भी इस क्रिमिनल से इतना पोलाइट नहीं होना चाहिए। इयॉन गुस्से में आकर बोलता है, क्रिमिनल? तुमने क्रिमिनल कहा? इस केस का क्या आप पनिशमेंट मुझे पर छोड़ देंगे? काउंट कहता है, ठीक है, और आगे कहता है कि प्लीज़ याद रखना, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी सेलिना तो बहुत गुस्से और दुखी में होती है। वो कहती है, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? पास्ट में भी वो एक ऑर्फन थी। पेरेंट्स का ना होना बर्दाश्त किया जा सकता है, पर कोई फ्रेंड ना होना और भयानक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि उसे हार्डवर्क करना पड़ेगा लोगों की अटेंशन पाने के लिए। उसने पढ़ाई बहुत मेहनत से की और स्कॉलरशिप भी पाई, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने का। जीवन जीने के लिए उसने बहुत से पार्ट टाइम जॉब किए और अपना सारा समय अपना रिज्यूम को बिल्ड करने में लगा दिया। इसके बाद जब उसे फर्स्ट ऑफिस जॉब मिली, उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो गई, पर तो भी वह अकेली थी। उसके कलीग भी पीठ पीछे बात करते थे और कहते थे, यह अपनी जॉब में अच्छी है पर ये बुरी वाइब देती है। उसके साथ वाली लेडी कहती है, हाँ, जब भी हमारी आइज़ मिलती है मुझे हर बार सिरहन सा लगता है। ये सब देख उसके मन में चलता था कि क्या वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसे लगता था कि सब उसे पूरी ताकत से ठुकरा रहे हो और जब उसका डॉग मर गया तो उसके जीने की इच्छा ख़त्म हो गई। वह बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है। वह थक गई थी लोगों से, सभी चीज़ों से।
उसको बस ये चाहिए था कि कोई तो उसके पास आए और उसकी तरफ काइंड रहे, बस यही सब। और वहाँ से कूदते हुए सोचती है कि अब ये सब मायने नहीं रखता, और उसे लगा बस इतना ही था। पर वो रिकार्नेट हो जाती है और अपने आप को देखते हुए कहती है, सबसे पहले इमोशन जो जो मुझे महसूस हुआ था कि मेरी पास्ट लाइफ अब ख़त्म हो गई है। पर उसका फेस पास्ट लाइफ जैसा ही था और प्रेजेंट में आते हुए मन में ही डिप्रेस्ड होकर कहती है, एक बार फिर मैं अनाथ हूँ, अकेली हूँ एकदम। ऐसी ज़िंदगी में रिकार्नेट होना मीनिंगलेस ही है। ऐसा लग रहा था कि सब रिपीट हो रहा है। वो कहती है कि अगर इसी तरह से मैं मरने वाली हूँ तो मैं अपनी कम से कम बात तो कहूँगी। वह रोते चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कभी भी उन पैसों को नहीं देखा जो पोर्शन को बेचने से मिला। वे काउंट को कहती है कि आप थे वो जिसने मुझे ये बनाने का ऑर्डर दिया, और आप ही थे जिसने ये सब बेचा कहीं ना कहीं। काउंट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम एहसान फरामोश कहीं की। और घबराते हुए इयॉन से कहता है, ये एक ऑर्फन है जिसको मैंने अपने अंदर केयर से रखा, प्लीज़ इसकी बेकार बातों पर ध्यान ना दें। सेलिनिया रोते हुए कहती है कि आपने कहा था कि मैं आपकी फैमिली हूँ, आप ही ने कहा था मुझे वही करना है जो आप कहेंगे, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। इयॉन ने ये सब सुन शांत रहने को बोलता है और कहता है, मुझे कुछ मिस सेलिनिया से बात करनी है, हमें कुछ प्राइवेसी दे दे काउंट। काउंट झिझकते हुए मन मान जाता है और बाहर चला जाता है। रूम में बस इयॉन और सेलिनिया ही होते हैं। सेलिनिया मन में सोचती है, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, शायद प्रिजन ही सबसे सेफेस्ट प्लेस है। वह इयॉन से कहती है, मैं मानती हूँ कि मैंने इन सब का पार्ट हूँ, इसलिए मैं खुशी खुशी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जेल में चली जाऊँगी। इयॉन कहता है, प्रिजन? सबसे पहले तो मुझे ये नॉनसेंस बात करने को रोकने दो। वह उसके करीब जाते हुए उसके बालों को टच करता है और उसके कानों में जाकर कहता है, क्योंकि मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ मिस सेलिनिया। सेलिनिया तो कंफ्यूज होती है। इयॉन पीछे मुड़कर एक टेबल के पास जाता है और एक पोशन उठाकर कहता है, तुम्हें कभी भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, पर तो भी तुम्हें मैनेज किया इस लेवल के पोशन अपने आप से बनाने का। ये थोड़ा इम्प्रेसिव है। मैं आपको बस ऑफ़र कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्स, पर इसके अलावा मैं आपके स्किल्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहता हूँ रिसर्चर के रूप में मेज टावर में। सेलिनिया शॉक होते हुए कहती है, क्या रिसर्चर? पर मैं तो एक क्रिमिनल हूँ। इयॉन कहता है, मुझे याद है कि कैसे तुम अपनी इनोसेंस को साबित कर रही थी कुछ समय पहले काउंट के साथ। वह मुट्ठी बंद करते हुए कहती है, मैं बस ये कह रही थी कि हम दोनों की गलती है इसमें। इयॉन स्माइल करते हुए अपने कोट में हाथ डालता है और कहता है, ये मिस सेलिनिया, इस पर साइन कर दीजिए। वह उसे लेती है और पढ़ती है और कहती है, ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं लग रहा, रिसर्चर बनने का मेज टावर का। इयॉन कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है सबऑर्डिनेशन का। इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए सर्वेंट के मन की बात जान सकते हैं। इससे मास्टर भी अपने विचार और फीलिंग्स उन तक पहुंचा सकता है। इसका उल्टा भी हो सकता है अगर मास्टर चाहे तो। सेलिनिया कहती है, तो मास्टर स्लेव को कंट्रोल कर सकता है, मतलब अपनी सोच से। तो स्लेव कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकता उनके बीच। इयॉन कहता है, हाँ ये सही है, यही है इस कॉन्ट्रैक्ट में, और जो मास्टर होगा वो मैं हूँ, इयॉन डी ग्रैडियोर। सेलिशा कहती है, क्या ये गलत नहीं है? मैं इससे साइन करने से मना करती हूँ। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैंने इसे साइन किया तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा और आखिरी में मार दिया जाएगा। इयॉन कहता है, लगता है यहाँ कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने यह कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मुझे अप्रूवल चाहिए था। और वह चुटकी बजाता है और तभी वहाँ एक स्पेल कास्ट होता है। हमारी सेलिनिया तो सदमे में होती है
और कहती है, यहाँ हो क्या रहा है? उसकी बॉडी पानी में डूब रही होती है। इयॉन कहता है, क्या तुम्हें बेकार लग रहा है? ऐसा लग सकता है, बट तुम एडजस्ट हो जाओगी जल्दी। मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ मिस सेलिनिया। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैरेज दिखाई जाती है जो जंगल की तरफ जा रही होती है। सेलिनिया बाहर की तरफ देख सोच रही होती है, हम काफ़ी देर से चल रहे हैं। मुझे हैरानी है कि हम पहले से ही उस डरावनी हंटिंग ग्राउंड के पास पहुंच गए हैं। मैं नहीं जानती ये किसके वजह से है, इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण या मर्डरस ऑरा के कारण, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड मेरे सीधे हड्डियों में उतर रही है। वह सोचती है शायद बात करने से कुछ हेल्प मिले। फिर वो इयॉन से कहती है, कैरिज मेरी उम्मीद से ज़्यादा रोमांटिक है। मुझे लगा कि आप टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करेंगे। इयॉन स्माइल करते हुए बोलता है, कोई जल्दी नहीं है। क्या ऐसा है? जबकि मेरे साथ एक ब्यूटीफुल लेडी हो। मैं इंजॉय कर रहा हूँ समय को। वह इयॉन से पूछती है, क्या सर्वेंट को अपनी जान देना होगा अगर उसका मास्टर चाहे तो? इयॉन कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया। लोगों को मरना बहुत भयानक काम है, आपको ऐसा नहीं लगता? वह मन ही मन कहती है, झूठे। और तभी इयॉन कहता है, इसके अलावा तुम्हें अपना सर्वेंट बनाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसके बाद तुम्हारा मरना मेरे लिए शर्म की बात होगी। जीना और रोमांचक होगा मरने से, क्योंकि मेरे मरे हुए लोगों की चमक जल्दी ही चली जाती है, जैसे कि तुम्हारी सुंदर आंखें डल हो जाएगी जल्दी से। सेलिनिया घबराते हुए सोचती है, शायद ये झूठ नहीं बोल रहा। क्या पता शायद ऐसा ही वो फील करता हो। वे डरते हुए कपड़े को पकड़ती है और मन ही मन सोचती है, क्या मैं कैरेज से भाग जाऊं? इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं, वो मुझे जल्दी ही नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, मुझे इसकी सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो इसने कहा। वह बहुत ही गहरी सोच में होती है। तभी इयॉन आवाज़ लगाता है, मिस सेलिनिया। पर तो भी सेलिनिया मन ही मन सोच रही होती है, शायद उसने मुझे डराने के लिए कहा हो, पर मुझे ट्राई तो करना होगा। कुछ ना करने से बेहतर। इयॉन घबराते हुए मिस सेलिनिया कहता है। वह कहती है, क्या तुम जानते हो मैं क्या करने का सोच रही हूँ? तुम नहीं जानते। इयॉन कहता है, आपको दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि आप मेज है ना कि नाइट। सेलिनिया स्माइल करते हुए बोलती है, ये सही है। मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनी कि फिजिकल भार सह सकूं। पर तभी वो कैरेज को डोर खोलती है और कूद जाती है। एंड इयॉन शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सेलिनिया। तब सीन शिफ्ट होता है। सेलिनिया जो गिरने के बाद उठकर सर को पकड़ी होती है, उसके सर पर बहुत सी मिट्टी लग गई होती है, बट वो कहती है, क्या मैं बच निकली? मन में कहती है, इयॉन कहाँ है? क्या मैंने उसे खो दिया? तभी उसके मन में आवाज़ आती है, वो इयॉन की होती है। वो कहता है, तुम क्या सोचती हो? तुम इतने बेकार प्लान के साथ चली जाओगी? अब बेवकूफ़ों की तरह एक्ट मत करो और जहाँ हो वहीं रहो। मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। सलीशा हाथ को देखती है और सोचती है, क्या यही पावर है कॉन्टैक्ट की? क्या वो सच में मुझे ढूंढ लेगा? तभी झाड़ियों से आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है, सच में मैंने उसे यहाँ से जाते देखा। सलीशा सोचती है शायद वहाँ कोई है। उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह मन ही मन कहती है, अच्छा है मैंने सही डिसीज़न लिया इस हंटिंग ग्राउंड में कैरेज से कूदने का, और यह है सिटी से ज़्यादा दूर नहीं, और बस इयॉन की आंखों से बचना है। वह चिल्लाती है, कोई मेरी मदद करो। वह सोचती है, अगर मैंने उनका ध्यान नहीं खींचा तो शायद मैं मर जाऊंगी। तभी झाड़ियों वाला आदमी कहता है, शायद वो वहाँ है। और सेलिनिया को लगता है कि शायद उनका ध्यान उस पर आ गया। बट तभी एक शॉकिंग चीज़ होती है। एक उड़ता हुआ तीर सलीशा के पास आता है, बट वो उसके साइड से चला जाता है। सलीशा सोचती है, क्या एक एरो? शायद उन्होंने मुझे एक जानवर समझ लिया।
तब वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, प्लीज़ मुझ पर शूट ना करें। तभी झाड़ियों वाले लोग कहते हैं, रुको, मुझे कोई आवाज़ आई। ऐसा लग रहा है कि हाँ के पीछे कोई इंसान है। और वो आदमी कहता है, हाँ मिस्टर पैरेडियन। तभी सेलिनिया शॉक हो जाती है, सोचती है शायद मैंने आवाज़ सुनी। क्या यह आवाज़ ल्यूडिस पैरेडियन की है? तभी उसे ल्यूडिस निकलता है और उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? शालीन यहाँ मन में सोचती है कि हाँ, नॉवल में लिखा था वो वीकेंड्स पर हंटिंग ग्राउंड्स जाया करता था और वह सोचती है शायद वो मेरी हेल्प कर पाए, वो मेरे हेल्प करेगा। हाँ, और अपने कपड़े को पकड़ सोचती है, हाँ मैं श्योर हूँ वो करेगा। फिर हमें ल्यूडिस और उसके साथी दिखाए जाते हैं। ल्यूडिस कहता है, क्या आप यहाँ खुद से आई हैं मिस सेलिनिया? शलीनिया कहती है, कुछ ऐसा हालत बन गए थे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, उसने कहा ना उसके अपने रीज़न हैं। कोई भी जेंटलमैन किसी लेडी के प्राइवेट अफेयर्स को नहीं पूछता। तब ल्यूडियस तब ल्यूडिस उसकी तरफ देखता है और नीचे झुकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ऐसा करने के लिए। मैं किसी भी लेडी का चेहरा कीचड़ से सना हुआ नहीं छोड़ सकता। वह उसके फेस को साफ करता है। कोई बात नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आप सर ड्यूडिस है ना? ड्यूडिस कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप मुझे जानते हैं। और वहीं सेलिनिया मन में सोचती है कि अगर मुझे हेल्प चाहिए तो इनका फेवर गेन करना होगा। नॉवल में इनको फेमस ऑथर के रूप में बताया गया था। मुझे लगता है कि इनको ऐसा ही लग रहा होगा कि मैंने इसलिए इन्हें पहचाना। और मुझे याद है ल्यूडिस को अपने फैंस बहुत पसंद है। वह कहती है, मैं श्योर हूँ 1000 years ऑफ वेटिंग भी बेस्ट सेलर बनेगी और बुक शॉप के बाहर यंग औरतों की लाइन लगेगी इस नावल को बाय करने के लिए। बाइनन में भी। ल्यूडिस कहता है हंसते हुए कि आप मेरी तारीफ़ कर रही है। सेलिनिया कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि मेरे पास पेन और पेपर नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे ऐसी जगह मिलूँगी सर ल्यूडिस। ल्यूडिस मेरे कहता है ल्यूडिस कहता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप जैसी एलिगेंट लेडी से मैं यहाँ मिलूँगा, वो भी इस हालत में, यहाँ फंसा हुआ। वह कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ है? क्योंकि मैं ऑथर हूँ जिससे नेचुरली क्यूरियस होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। और आप जबकि मेरी लाइक और आप मेरी नावल पसंद करती है। वह अपने हाथ बढ़ाता है। तब सेलिनिया कहती है, ठीक है फिर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। क्या आपने सुना है कि बाइनन में क्या हो रहा है सर ल्यूडिस? ल्यूडिस कहता है, आपके और बताने से पहले मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी ड्यूटी एक जेंटलमैन के खातिर है कि आपको पहले सेफ प्लेस पे ले जाया जाए। तभी सलीशा सोचती है, मेरे एंकल तो सूज गया है, मैंने तो रियलाइज़ भी नहीं किया। वह हाथ उड़ाते हुए सोचती है, ठीक है मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ सब नहीं बिगाड़ सकती। और तब ल्यूडिस के हाथ पकड़ लेती है। तब ल्यूडिस कहता है, माय लेडी प्लीज़ आप अपने आप को ज़्यादा तनाव ना दे। अलीशा कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। और तब उसके पैर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है जो कि उसके फेस से शो हो रहा होता है। वह सोचती है, जब तक मैं बैठी थी तब तक मैंने फील नहीं किया, पर ये पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है। तभी ल्यूडिस कहता है कि ये र्यूड हो सकता है, बट क्या मैं आपको छू सकता हूँ माय लेडी? ये बस कुछ समय के लिए ही होगा। जब हम इस हील की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तब हम अपने घोड़ों को बुला लेंगे। सलीशा कहती है, ठीक है, अगर उसका धन्यवाद भी करती है। शलीशा कहती है, ठीक है, और उसका धन्यवाद भी करती है। वह उसे कमर से पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ कुछ देर इंतज़ार करें माय लेडी। कमर से पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ कुछ देर इंतज़ार करें माय लेडी। मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, बट आप अब आराम कर सकती है, मैं आपको क्लिनिक ले जाऊंगा। सलीशा थैंक्स करती है ड्यूडिस का और मन ही मन कहती है, बढ़िया, मेरी उम्मीदों से ज़्यादा वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है।
अब बस हमें गैरेज में बैठना है, फिर मैं उसे इयॉन के बारे में सब बता दूंगी। तभी उसे आवाज़ आती है, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। सलीश यार डरते हुए पीछे मुड़ती है और वहाँ होता है हमारा इयॉन, जो उसे बहुत डरावनी तरीके से घूर रहा होता है। तो हमारा यह पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।